एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का एक और जो रीडिंग है उसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पोएटिक्स। इसे लिखा था अरिस्टोटल ने। इसकी डिमांड आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने करी थी, तो इसका हम एनालिसिस बहुत डीपली करने वाले हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस आउट ना करें। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सीधा बात करते हैं अरिस्टोटल के बारे में, जो कि इस रीडिंग के राइटर हैं। तो अरिस्टोटल एक बहुत ही ग्रेट फिलोसफर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। इनका जो बर्थ है वो 4th सेंचुरी में हुआ था। एंड एट द एज ऑफ 18 इन्होंने एनरोल कर दिया था खुद को प्लेटो की एकेडमी में, जो कि एथेंस के अंदर था, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे और विट था इनके अंदर। जो अरिस्टोटल के आइडियाज़ थे और जो कंसेप्ट्स थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशंस को जन्म देने वाले थे, जैसे कि रेनेसां, रेफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट और ये सारी चीज़ें। जो उनके वर्क्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऑन द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ऑन द जनरेशन ऑफ एनिमल्स, इन्होंने बहुत सारा जो प्रेज है और बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सोर्स प्रोवाइड किया है जो ह्यूमन काइंड है उसे। अपने लाइफ टाइम में अरिस्टोटल ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, और इतने टॉपिक्स कवर करे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर ह्यूमन नॉलेज। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम हैं कैटेगरीज द इंटरप्रिटेशन, प्रायर एनालिटिक्स, पोस्टेरियर एनालिटिक्स, sophistical refutations, physics, metaphysics, the anime, history of animals, generation of animals, meteorology, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स। तो मतलब एक जो पूरा ह्यूमन काइंड है, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या वो सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या खाते पीते हैं, पूरा ऐसा एनालिसिस इन्होंने करके हमें दे दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे इनको भी एक पूरी हिस्ट्री है जो हमारी मैनकाइंड की, उसको भी ट्रेस करता है। इसलिए जो इनका कंट्रीब्यूशन है हमारी फिलॉसफी के अंदर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। बात करते हैं समरी ऑफ पोएटिक्स के बारे में, जो कि आपका एक मेन टेक्स्ट है। तो जो पोएटिक्स है वो बहुत ही सेमिनल टेक्स्ट है एंशियंट टाइम से ही, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट रहा है। इसका एग्जैक्ट डेट तो मतलब हम नहीं बता सकते। रिसर्चर्स और स्कॉलर्स, क्रिटिक्स, सबका ये मानना है, मतलब ऐसा एक प्रिसाइज सा चीज़ बताएं, कि इसको लिखा गया था 330 BC के अराउंड। इस वर्क में एरिस्टोटल ने ट्राई किया है कि वो फंडामेंटल जो इश्यूज हैं आर्ट और एस्थेटिक को लेके उनको वो सॉल्व करें। मतलब कि एक आर्ट क्या होता है, आर्टिस्ट क्या होता है, किस टाइप का पोएम हम लिखते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें होती है ना कि भाई कहाँ से आया, कब आया, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि जो लॉजिक का चीज़ है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे वो एक दूसरे से अलग है। जैसे एक ड्रामा, जैसे एपिक पोएम एक ट्रेजेडी से कैसे अलग है, ऐसी सी बातों पर इन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया है। जो एरिस्टोटल है वो फंडामेंटल इश्यूज को देखते हैं यहाँ पे। देन इज वो डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि आर्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं बोल दूँ मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं एक आर्टिस्ट कहलाऊँ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने इस वर्क में एड्रेस किए हैं। फिर है जो पॉलिटिक्स है, तो वो रिप्लाई देता है प्लेटो की थ्योरी को। तो बेसिकली जो इनका पूरा करियर है ना वो प्लेटो की थ्योरीज को आंसर देने में गया है। मतलब ये जो फेमस हुए हैं, ही इज़ फेमस बिकॉज ऑफ दिस रिप्लाइज टू प्लेटोज थ्योरी। तो वो आर्ग्यू करते हैं पोएट्स और आर्टिस्ट के वर्क्स को कि हमें ना सिर्फ एक ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई हाँ जैसा हमें दिख रहा है ना, वो पोएट्स और जो ये आर्टिस्ट होते हैं वो उठा के, जैसे कि मेरे को एक फ्लावर दिखा, या फिर मैंने बोला कि मेरे को आसमान, मैं बैठी थी आराम से, मैंने आसमान देखा, और मैंने पूरी कविता लिख दी उस पर कि हाँ नीला 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 एक गगन है, और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पोएट थी तो मुझे जो दिखा मैंने उसको ऐसा कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, बल्कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट था, मेरी एक एबिलिटी थी जिससे मैं अपने इमोशंस को बाहर ला पाई, एंड पूरा एक प्योरीफाई तरीके से मैंने उस चीज़ को रखा आपके सामने, और आप मेरी फीलिंग्स को समझ भी पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ है, वो जो पूरा टैलेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सप्लेन किया है एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स के अंदर। अब चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहले चैप्टर्स हैं 1 to 5, उसमें उन्होंने अलग अलग काइंड ऑफ पोइट्री बताई है कि भाई पोएम हम बोल देते हैं ना, सिंपल एक पोएम, तो वो पोएम भी बहुत तरीके की होती है। उन्होंने बताया कि क्या क्या फीचर होंगे कि हम किस पोएम को अच्छा बता सकते हैं, किसको बुरा बता सकते हैं, या फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भैया ये जो चीज़ है ये पोएम है। तो उन्होंने जो पोएट्री है उसको एक मीडियम की तरीके से बताया कि भाई ये जो पोएट्री होता है वो इमिटेट करता है लाइफ को। इमिटेट का मतलब होता है ऐसे कैसे दिखाना, दर्शाता है हमारी जो ज़िंदगी है उसे, और जो हमारी अप्रोच है उस ज़िंदगी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मुरझाया हुआ फूल दिखा। अब फॉर मी, मेरे को लगा कि भाई ये ना फूल दुखी है, ऐसा हो सकता है।
या फिर ये जो फूल है वो अपनी एनर्जी है, मतलब एक जो पूरा खिला ही है कुछ टाइम तक, अब ये एनर्जी को सेव कर रहा है ताकि ये दोबारा उठ सके। एक किस तरीके से बताऊँ मैं? कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में एक बुरा फेज़ भी आना चाहिए ताकि आप दोबारा से उठ सकें और उग सकें। तो वो वाला सा जी, हम पतझड़ से ले सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम ऑटम को डिस्क्राइब करते हैं कि पत्ते गिर रहे हैं ताकि स्प्रिंग आ सके। फिर स्प्रिंग आएगा तो उसमें क्या होगा, नए-नए फूल पत्ते आएँगे, फिर आपके वो जो पोएट्स के अंदर एक हरियाली वाली चीज़ है वो आ जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, तो कैसे एक चीज़ को देख के आप उसको बताते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए सिर्फ़ एक वो आसमान हो सकता है कि यार बादल ही तो हैं, आसमान ही तो है, लेकिन किसी और के लिए, किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी पोएट के लिए वो एक बहुत ही प्लीज़ेंट सा सीन हो सकता है जो उसे मोटिवेट करे कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें करने के लिए। तो बहुत सारी अप्रोचेज़ होती हैं फ़िज़िकल वर्ल्ड के लिए, जो फ़िज़िकल वर्ल्ड है हमारा उसके लिए। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पोएट्री लिख सकते हैं, या तो हम अपनी पर्सनल लाइफ़ है जो उसको मिरर करें, या फिर किसी कैरेक्टर को, या फिर इमोशन को, कि मैं अपना इमोशन दिखा रही हूँ कि आज तो लाइक आई एम राइटिंग फॉर दिस रोमांस, या फिर कुछ मैं ऐसा श्रृंगार रस वाला लिख रही हूँ प्रॉपर। तो वो वाली चीज़ें हैं जो उसको इन फर्स्ट चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट टू फाइव इनमें बताया गया है कि पोइट्री भी ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पे होती है, बहुत सारे जो एक्शंस या फिर इमोशंस हैं सबको लेके चलती है पोइट्री। टोटल यहाँ पे तीन तरीके बताए हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाली पोइट्री इस टाइप की है, दूसरी इस टाइप की, मतलब हम डिफ्रेंशिएट करने के जो तरीके हैं उनको यहाँ पे बताया, जो कि पहला है मीडियम ऑफ इमिटेशन, कि किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है लाइफ को। क्योंकि जो पोइट्री होती है वो एक फंडामेंटल मीडियम ऑफ इमिटेशन है। अब लेटस से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपके अंदर से अलग ही एक शेरो शायरी आता है, तो उसके थ्रू आप अपने जो फीलिंग्स हैं, अपना जो पेन है उसको एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आप सैड म्यूजिक सुनने लग जाते हैं, तो वो एक इमिटेशन है आपकी फीलिंग्स का। तो जो पोइट्री है वो मोड ऑफ लैंग्वेज से ये चीज़ें करती है। लेट अस से आप डांस कर रहे हैं तो उसमें तो आपका हैंड मूवमेंट एंड ऑल उसमें दिख जाएगा वो चीज़, लेकिन पोइट्री अलॉन एक ऐसा मोड ऑफ मतलब एक पोइट्री एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लैंग्वेज का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को दर्शाते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दुख है, मुझे ये पीड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा चीज़ है ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, कि हम किस चीज़ को इमिटेट करें, कि हम दिखा क्या रहे हैं। तो ये जो भी सारी फॉर्म्स होती हैं, पोएट्री, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, ये कुछ चीज़ें किसी चीज़ को ये इमिटेट करती हैं। तो ये बेसिकली इमिटेट करती है ह्यूमन एक्शंस को। जैसे कि मैं दुखी हूँ तो मैंने अपनी फीलिंग्स को, एक ह्यूमन का एक्शन है मेरा फीलिंग, उसको अपने इमोशंस को मैंने बाहर निकाला। ठीक है? तो वो है मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन बेसिकली रहता है ह्यूमन बीइंग और उनका रिलेशन विद द डिफरेंट स्पीसीज़ अराउंड देम। ये चीज़ फिर जो तीसरा आता है वो है द मोड और द मैनर ऑफ इमिटेशन, कि हम किस तरीके से उसको इमिटेट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला है टेक्निक ऑफ नरेशन, कि हम उस चीज़ को कैसे सामने वाले की तरफ प्रेज़ेंट कर रहे हैं। सामने वाले को तभी तो पता लगेगा ना कि हाँ, किस तरीके का ये फ़ॉर्म है। वो कैसा अपना एंगर शो करना चाहता है, अपना लव शो करना चाहता है, या फिर दुःख को रिप्रेज़ेंट करना चाहता है, तो ये चीज़। तो इसमें आपका जो नरेशन का स्टाइल है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि एक पोएम मैंने लिखा था कि मन तो मेरा भी करता है प्रीत कविता गाऊँ मैं, बहता झरना सुंदर वादियाँ, इस सुंदरता में खो जाऊँ मैं। किसी की काली जुल्फ़ों हसीन अदाओं के बारे में लिख डालूं, पर मोहब्बत हिंदुस्तान है साहब, आशिकाना नज़र कहाँ से लाऊं मैं। तो ये जो पोइट्री था इसके अंदर मेरे सुनाने के स्टाइल से आपको पता लगा होगा कि मैंने एक पेट्रियाटिज्म वाला फीलिंग और एक जो रोमांटिक फीलिंग है उसको मैंने मिक्स करा है। तो सुनाने से ही पता लग जाता है। वहीं अगर हरिओम पवार जैसे जो हमारे हिंदी कवि हैं वो करेंगे इस चीज़ को, तो हिल बी इन वेरी मच रेज, उनका दिखता है कि गुस्सा दिखा रहे हैं वो चीज़। तो आपको ये हिंदी पोएट्री से ज़्यादा समझ आएगा आई डू गेस। इंग्लिश पोम्स में अगर आप उसे पढ़ते हैं तो फिर वो आप चीज़ समझ पाएंगे अगर आप उसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो जैसे जॉन डेन जैसे राइटर्स हैं, कीट्स हैं, वो ब्यूटी के बारे में लिखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको समझ आएंगी जब आप एक नरेटर का स्टाइल देखेंगे कि वो कैसे बोल रहे हैं उस चीज़ को। अगले चैप्टर्स की बात करते हैं जो कि है चैप्टर 6 to 9। यहाँ पे उन्होंने ट्रेजेडी को बता रखा है कि एक ट्रेजेडी क्या होता है। उसमें हम इमिटेशन करते हैं एक्शन ऑफ नोबल मैन का, कि बड़े बड़े घरानों में जो एक अलग ही चीज़ हो गया था, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी और दैट वाज ट्रेजिडिकल। मतलब एक आपको पीटी का फीलिंग आया कि यार ये क्या हो गया, मतलब आपको पढ़ते पढ़ते दुख हो रहा है उस चीज़ में, आपके साथ वो बीत नहीं रहा है बट आपको पढ़ने में ही दुख आ रहा है, तो उस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं ट्रेजेडी। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला होता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम लाइन को फॉलो करते हैं। एक प्रॉपर सा बिगिनिंग और एंड होता है, ये नहीं कि वहाँ पे उलझा के रख दिया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा।
तो इस टाइप के वर्क को हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेडी बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है कि वो इमिटेट करेगा एक्शन ऑफ अ नोबल मैन। मतलब एक कोई सीरियस सा पहली बात तो सीरियस नेचर की होगी, कुछ सच्ची में बढ़िया वाली घटना घट रही होगी जिसमें आपको सुनने में भी कि यार, जैसे हम एडिपस रेक्स का स्टोरी का एग्जाम्पल लें, तो उसमें क्या था कि उस बच्चे को छोड़ दिया गया था उसके पेरेंट्स के द्वारा कि भाई ये ना अपने बाप को मारेगा, ये वाला एक भविष्यवाणी हो रखा था। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसको छोड़ दिया, उस आदमी ने वही बातें सुन ली और वो दोबारा से आ गया अपने ही घर पे। तो एक जो पूरा प्लॉट है वहाँ पे वो बहुत ही लीनियर तरीके से चल रहा है, और वही हो रहा है जो हम होने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई तू मत आ, तू अपने पापा से दूरी रह, क्योंकि एट द एंड तू अपनी मम्मी से शादी कर लेगा। हम ये चाहते हैं कि उसको हम टालें किसी तरीके से, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो होके रहता है। तो इस तरीके का प्लॉट मिलता है ट्रेजेडी के अंदर। देन इज यूज ऑफ लैंग्वेज, कि बहुत ही एक डेकोरेटिव से स्टाइल में और रिदमिक स्टाइल में इसको प्रेजेंट किया जाता है, एंड नरेटिव फॉर्म में नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेड एक्शंस के थ्रू इसको दिखाया जाता है। तो द लास्ट पॉइंट इज कि वो कैथारिस्ट लेके आता है, कैथारिसिस लेके आता है ऑडियंस के सामने, जो कि हमारे अंदर एक फियर और पिटी का, यार कि क्या हुआ इसके साथ। लाइक लास्ट में जब हम इडिपस रेक्स का एंडिंग देखते हैं तो वी आर लाइक कि यार इस आदमी ने कितना ट्राई किया, उसकी गलती नहीं है बिल्कुल भी। एक तो उसे बचपन में ही अबेंडन कर दिया गया था, फिर वो बेचारा आ रहा है, उसकी किस्मत का खेल चल रहा है वो सारा। एक भी पॉइंट ऐसा मुझे तो नहीं लगा जहाँ पे वो उसको बदल सकता था। हर चीज़ में आप घुमा फिरा के उसको आप बिल्कुल क्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जितना बचने की कोशिश कर रहा है उन चीज़ों से, वो उतना ही उसके पास आ रहा है। तो ये था इस फीचर्स के बारे में कि भाई ट्रेजेडी होता क्या है एक्चुअल में। अरिस्टोटल 6 पार्ट बताते हैं जो कि डिफाइन करते हैं ट्रेजेडी को, कि भाई एक तो प्लॉट अच्छा होना चाहिए लीनियर तरीके का, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, नोबल मैन टाइप, फिर जो डिक्शन है मतलब हमारा जो एक कैसा हम उसको नरेट कर रहे हैं वो चीज़, फिर हमारे थॉट्स कैसे आते हैं उसको देख के, फिर जो स्पेक्टिकल्स हैं उनको कैसे देखा जाता है, और जो सॉन्ग्स रहते हैं बीच बीच में जो कॉरस गाता है या फिर कुछ भी गाने ऐड कर दिए जाते हैं बीच में, जो कि सिचुएशन को अच्छे से बताते हैं। तो ये जो सारे फीचर्स हैं वो मिलके बनाते हैं एक अच्छे वाला ट्रेजेडी। अब नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं। 10 to 12 चैप्टर में बताया गया है कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ प्लॉट के बारे में, कि जिस तरीके का एक्शन है ना उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि प्लॉट कैसा है, ये सिंपल प्लॉट है या फिर कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। तो वो आपके जो तरीका है बताने का या फिर जिस रोल को आप प्ले कर रहे हैं उससे ही होता है वो चीज़। और जितना एक कहते हैं ना क्लोज आप फील कर पाएंगे उस प्ले की, उतना ही फिर आपके अंदर एक वो फीलिंग्स आएंगी कि यार सरप्राइज हो गए हम या फिर एस्टॉनिश हो गए, इस तरीके से। एक जो रिकॉग्निशन है उसमें आपको नॉलेज लगता है, एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो एक ये जो मैंने फॉर्च्यून की बात बताई है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको ना बैठे बैठे अगर आप उस प्ले को देख रहे हैं तो आपको ये फील आता है कि यार क्या हो रहा है इसकी किस्मत में, बेचारा मतलब बहुत ही गंदी किस्मत के साथ पैदा हुआ है, जितना दूर भाग रहा है उतने की वो जो बुराई है उसके पास आ रही है। तो ये चीज़ आप फील करेंगे इन चैप्टर्स में जो कि है 10 to 12। चैप्टर जो 13 से 16 है उनमें बताया गया है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कि किन एलिमेंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे वाली ट्रेजेडी बनाने में। तो पहला एलिमेंट है कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट होना चाहिए। अब ऐसे सीधा दिखाओगे कि यार वो ना वहाँ पे चला गया, मतलब कि ना उसने अपने पापा को मार दिया, लेट अस से कि ऑरेकल ने एक भविष्यवाणी करी होती कि तुम अपने बाप को मारोगे और उसने मार दिया, मम्मी से शादी कर ली। इसमें क्या मज़ा था, इसमें कुछ मज़ा ही नहीं था हम रीडर्स के लिए कि ये क्या प्लॉट हुआ, ये तो जैसे तुमने कुछ बात आके बता दी हमें, ये तो बस हमें यही आएगा कि यार कैसा इंसान है ये। लेकिन तुमने कॉम्प्लेक्स बना दिया प्लॉट कि भाई वो लड़का छोड़ दिया था, तुम्हें नहीं पता था कि वो जिंदा है वो मर गया है, फिर वो घूम फिर के फिर तुम्हारे पास आता है, वहाँ का राजा बन जाता है और अपनी माँ से शादी कर लेता है। तो इस तरीके का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी रहता है ना वो रीडर्स को एंगेज करता है और वो अच्छे वाला ट्रेजेडी बन जाता है। फिर जो दूसरी चीज़ है, ये जो ट्रेजेडी है उसमें एक वर्चुअस मैन को दिखाया जाता है। अब ऐसा भी नहीं दिखाते कि ये बहुत बुरा आदमी था, ये तो पहले से ही, तो वो चीज़ नहीं दिखाते, एक अच्छा आदमी दिखाते हैं इसमें जिसपे आपको दया आती है। जो सेकंड चीज़ है वो होना चाहिए डबल थ्रेड ऑफ द प्लॉट, जहाँ पे आपकी अनहैप्पी एंडिंग रहेगी, मतलब अच्छी एंडिंग तो नहीं होगी कि बहुत अच्छा आदमी था लेकिन अच्छा नहीं हुआ इसके साथ, वो वाली बात आएगी आपके मन में। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक ट्रेजेडी को पढ़ते वक्त भी और लिखते वक्त की भी, कि आपको ये चीज़ें तो डालनी है तभी वो अच्छा ट्रेजेडी बन पाएगा। इस टोटल ने ये भी बताया कि अब देखो एक लीनियर सा प्लॉट चल रहा है कि ये समस्या होगी, साथ साथ में जो छोटे छोटे एक्शन रहते हैं ना जो उसके फेट को पूरा मतलब एक उसी दिशा में पहुंचा देते हैं। जैसे कि इडिपस रेक्स में ना तो स्फिंक्स आया होता, तो मतलब उस ना तो फिर वो उसके पजल को सॉल्व करता, ना ही फिर वो वहाँ का राजा बनता, राजा ना बनता तो अपनी मम्मी से शादी नहीं होती। तो एक जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है ना प्लॉट का वो इस तरीके से देखते हैं।
फिर है कि जो हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जो कैरेक्टर्स कैसे रहते हैं, तो बहुत ही 4 प्रीक्विज़िट इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं। पहला कि जो हीरो रहना चाहिए ना, वो बहुत ही वर्चुअस रहना चाहिए कैरेक्टर में, कि बहुत ही अच्छा, ईमानदार, नेक आदमी, जिससे आपको दया भी आए। अब एक कोई बुरा-सा आदमी है कि हम तो फिर हमें क्या लगेगा कि इसके साथ तो ये होना ही था, ये तो ऐसा ही था। वो बात नहीं होनी चाहिए, हीरो होना चाहिए मस्त वाला। सेकंड थिंग इज़, जो हीरो है उसके अंदर थोड़ी करेजियस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी होना चाहिए और हीरोइक रहना चाहिए। एक होता है ना, एक पूरा जो हमारे मन में इमेज आता है हीरो का नाम सुनते ही, कि हाँ पूरा ऐसा हट्टा-कट्टा एंड करेजियस टाइप। अब ये मतलब थोड़ा-सा अलग होना चाहिए दूसरों से, जैसे उसने स्फिंक्स का पज़ल सॉल्व करा था, जो कि कोई भी नहीं कर पा रहा था। थर्ड थिंग इज़ कि वो अपनी लाइफ़ में ना ट्रू होना चाहिए, अच्छे काम करे, नेक आदमी। देन इसकी जो कैरेक्टर है, उसका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए उसके एक्शन में, कि वो अपने एक्शन पे बना रहे। फॉर इंस्टेंस कि जो इनकंसिस्टेंट ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बार तो उसका फेट उसको बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम की तरफ खींच के ले जा रहा है, फिर उसको अच्छाई मिल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम बढ़ती ही बढ़ती रहनी चाहिए, फिर आपका पूरा मज़ा आएगा आपको। फिर यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन बताए गए हैं। वन इज़ जहाँ पे आपको साइन, जैसे कि देखो अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखाना है, किसी का मर्डर है, उसको वैलिडेट हम कैसे दिखाएँगे? कि उसके ना मार्क्स हैं बॉडी पे, या फिर कुछ सर्टेन स्पोर्ट्स हैं जो कि सीक्रेट आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो ये जो रिकॉग्निशन होते हैं ना, तो वो बताते हैं, जैसे कि एडिपस रेक्स में क्या हुआ था, उस बच्चे के ना पैर कुछ कर दिया था। पता नहीं, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उस वर्ड को क्या बोलते हैं, तो कुछ पैर-वैर बाँध से के दे दिया था वो। तो जिसकी वजह से उसके फीट ना स्वॉलन हो गए थे। अब लास्ट में जब उसको पहचाना गया, इसी से तो पहचाना गया उसे। तो एक जो सर्टेन आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, वरना तो हम बोल देते कि नहीं यार ये वो वाला नहीं होगा, ये कोई और होगा उसके जैसा दिखने वाला। तो जो आइडेंटिटी मार्कर्स हैं जो आपको प्रूव करेंगे कि भई यही बंदा है जिसने ये सब करा है। तो वो वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन इज कि जो रिकॉग्निशन होता है दैट शुड बी इन्वेंटेड बाय द विल, और सडन रिकॉग्निशन होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि सबको पहले से ही पता था कि हाँ इसकी तो स्वॉलन फुट है, बाद में जब उसका बिल्कुल फेट आने लगे ना बुरे वाला, उसके बाद उसका थोड़ा रिवील करना स्टार्ट करो कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ, ये तो यार बुरा ही हो गया। तो वो चीज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की, जो है 17 to 20। यहाँ पे जो एरिस्टोटल हैं वो बताते हैं कि जो पोएट होता है उसका इन्विजन क्या होता है, कि उसे इमेजिन करना चाहिए हर एक सीन अपनी आँख के सामने, कि भाई ये मेरे आँखों के सामने हो रहा है, इस तरीके से उसको वो चीज़ें भरनी चाहिए एक प्ले के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे, कि जो अरिस्टोटल बार बार पोएट बोल रहे हैं ना, तो पोइट्री को ये सारी चीज़ों से देख रहे हैं, कि या तो वो एपिक पोएम हो, या फिर कोई ट्रेजेडी हो, कोई प्ले हो, इन सारी चीज़ों को ये लोग पोएम बोल रहे हैं इसमें अरिस्टोटल, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पे पोएट लिखा है मतलब वो राइटर, प्ले का भी हो सकता है, ट्रेजेडी का, या फिर कैसा भी, तो उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन इज कि ही शुड नॉट प्लेस हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ द स्पेक्टेटर, कि उसको ऐसा देखना चाहिए जैसे कि वो ऑडियंस में बैठा है और ऑडियंस उसको कैसा फील करेंगे, तो वो वाली चीज़ उसको देखनी चाहिए। फिर बात आती है कि जो 4 काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी क्या-क्या हैं, जो कि अरिस्टोटल ने पॉइंट आउट करी हैं। पहली है कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी। ये जो वो ट्रेजेडी होती है वो रिवर्सल्स ऑफ सिचुएशन और रिकॉग्निशन पे बेस्ड होती हैं। कि भाई पहले ना एक के अंदर एक प्लॉट घुसा हुआ है, जैसे मैंने एडिपस रेक्स का बताया कि वो वहाँ पे चला गया, तो फिर उनको सर्वेंट्स को नहीं पता था कि कोई शेपर्ड उसे उठा ले जाएगा, और शेपर्ड भी उसी किंग के पास लेके गया उसे, जिसका कोई बच्चा नहीं था, उसने उसे पाल लिया। तो वो जो सारी चीज़ें वो एक दूसरे के अंदर बंधी हुई हैं। देन इज पैथिक ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी का मेन मोटिव होता है पैशन अराउज करना, कि भाई कुछ एक पैशनेट सा चीज़ आ रहा है आपके अंदर से निकल के। देन इज एथिकल ट्रेजेडी, जहाँ पे एथिक्स की बात हो, कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जैसे कि हमारी ये है एंटीगनी है, इसमें हमारा क्या है कि सेक्युलर लॉज क्या है, डिवाइन लॉज क्या है, उन चीज़ों के बारे में बात की गई है। देन इज सिंपल ट्रेजेडी, जिसमें ना तो कोई रोल रिवर्सल हो, ना ही कोई रिकॉग्निशन हो। इसमें एक सिंपल ट्रेजेडी हो जाती है एंड पीपल रिकॉग्नाइज दैट। तो ये थी सारी काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो ट्रेजेडी है उसका स्ट्रक्चर एपिक की तरह ना हो। अब बात आएगी कि भाई एपिक और इसमें फिर डिफरेंस क्या है। तो एक जो एपिक होती है ना, उसमें मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती है, किसी की अपनी स्टोरी चल रही है, दूसरे आदमी की अपनी स्टोरी चल रही है, उनका मैग्नीट्यूड अलग है। लेकिन लेकिन एक ट्रेजेडी के अंदर एक टाइम बाउंड होना चाहिए और सिर्फ एक स्टोरी चलनी चाहिए, जो कि आपको समझ आए कि भाई ये आदमी सेंटर है, इसके साथ कुछ गंदा होगा और हमें समझ आ रहा है। ये नहीं कि वहाँ पे भी कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो एम रहना चाहिए ट्रेजेडी का, वो होना चाहिए कि आप फीलिंग अराइज कर रहे हो, पिटी का, फियर का ऑडियंस के अंदर, कि मतलब देखते वक्त आपके मुंह से निकले कि भाई क्या हो रहा है इसके साथ, आप उसको फील कर पाओ।
तो ये चीज़, फिर जो डिक्शन है वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेजेडी का। मतलब कि आप कैसा उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, नरेट कैसे कर पा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब कि देखो अब एक ना बहुत अच्छी सी मूवी है, लेकिन एक्टिंग नहीं करनी आ रही एक्टर को, तो वो पूरी मूवी का ना सत्यानाश करके रख देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मूवी का प्लॉट इतना तगड़ा नहीं है, मतलब वो ठीक ठीक है, लेकिन एक्टर अपना सॉलिड है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बताएंगे और हमें अच्छा भी लगेगा वो कि हाँ यार, उन्होंने एक्टिंग स्किल से ना थोड़ा चार चांद डाल दिया उस चीज़ में। ठीक है, तो उस चीज़ को तुम रिलेट कर पाओगे अगर किसी मूवी का तुम रेफरेंस लो। देन इसकी स्पीच को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। पहला है प्रूफ एंड रेफिटेशन, कि किस तरीके के हम प्रूफ्स प्रेजेंट करते हैं। सेकंड इज द स्टिमुलेशन ऑफ इमोशन, कि कैसे कैसे हमारे इमोशंस अराइज होते हैं। पहला है पिटी, फियर, एंगर। देन इज द सजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस, कि क्या इम्पोर्टेंस का सजेशन हमें मिलता है उसके अंदर। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स जो कि है 21 से 24। यहाँ पे अरिस्टोटल ने बात करी है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स की, कि किस तरीके के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। पहला है सिंपल, दूसरे है कंपाउंड। अब इन्होंने मल्टीपल वेज में बात करी है इनकी, कि एक होते हैं स्ट्रेंज वर्ड्स। स्ट्रेंज वर्ड मतलब उस धरती पे, मतलब उस जो एरिया है उसमें उन वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फ्रिक्वेंटली दूसरे लैंड पे उसे यूज़ किया जा रहा है। दूसरे है मेटाफोरिकल वर्ड्स। वो वर्ड्स जो कि दो डिफरेंट चीज़ों को लिंक करने का काम करते हैं। फिर आते हैं न्यूली कोइंड वर्ड जो नए नए आए हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में। अब फॉर एग्जांपल मैं किस लैंग्वेज का एग्जांपल लूँ, जैसे हमारा हरियाणवी होता है। अब यू पीपल विल नॉट बी फेमिलियर विद हरियाणवी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर मुझे कोई उनका मतलब पूछे ना, तो मुझे उसको डिस्क्राइब करना नहीं आएगा। मुझे पता है ये क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हैं उसको, तो मैं अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर सकती उसके लिए, कि एक्चुअल में मैं इसको इंग्लिश में ऐसे कहना चाहती हूँ या फिर मैं हिंदी में से ऐसे बोलना चाहती हूँ। दैट इज़ अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर अस। उस अपने एक लोकल लैंग्वेज जो भी आपका होगा उसके अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड होगा जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जो आपकी मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है उसके अंदर। तो वो रहता है, वो होते हैं न्यूली कोइंड वर्ड्स। फिर होते हैं अदर वर्ड्स आर लेंथन वर्ड्स जो कि कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, ऑल्टर्ड रहते हैं। तो ये बहुत काइंड ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करता है। जो पोएट रहते हैं ना, वो अनयूजुअल वर्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ा स्टाइल रहे उनका, लॉफ्टी दिखे वो चीज़ें। लेकिन कई बार इस तरीके से वो ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ऑडियंस के साथ, कि ऑडियंस उसको समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन एरिस्टोटल ने बोला कि आपको क्या करना चाहिए, उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आते हैं, ताकि आपका ऑडियंस उस चीज़ को समझ पाए कि भाई ये एक्चुअल में कह ये बात रहा है। अब मैं कुछ भी बोलूँ तो आपको देखो, अब मैंने एक बुक पढ़ा था झूठन, उसका एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ, कि अगर मैं बोलूँ लेफ्ट ओवर, कि लेफ्ट ओवर फूड, मैंने इंग्लिश में बोल दिया लेफ्ट ओवर फूड, तो आपको लगा ठीक है, खाना खाते खाते आपने कुछ बचा दिया या फिर आपने खाना खा लिया, जो बचा हुआ खाना है आप उसको बोल रही हैं लेफ्ट ओवर। लेकिन एक्चुअल में झूठन क्या था, जब सारे लोगों ने खाना खा लिया किसी शादी वादी में, उसमें जो लोगों के प्लेट में झूठा खाना बच गया उसको इकट्ठा करके आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को दे रहे हो, तो दैट इज झूठन। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप किसी इंग्लिश के वर्ड में। तो एक जो लोकल वर्ड है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर आगे वो बोलते हैं कि अगर आपको एक अच्छे वाला एपिक लिखना है तो उसके लिए कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है सिंगल मीटर होना चाहिए, ड्रामेटिक प्लॉट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए प्लॉट के अंदर, और जो सारे फीचर्स हैं ट्रेजेडी वाले वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ट्रेजेडी से अलग कैसे होगा, क्योंकि ट्रेजेडी में एक सिंगल एक्शन रहता है और एपिक के अंदर मल्टीपल सीरीज रहती हैं, कि बहुत सारे काम एक ही में हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो एक एपिक पोएट्री रहता है, इट बेयरली हैज़ अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव बहुत कम रहता है, और एपिक पोएट्री के अंदर एलिमेंट्स ऑफ एब्सर्डिटी एंड इरेशनलिटी आर अलाउड। ठीक है, ताकि जो रीडर है वो उसके बारे में जान सके कि हाँ ये जो सारी चीज़ें हैं एब्सर्ड चीज़ें हुई थी इस एपिक के अंदर। बात करते हैं आपके लास्ट चैप्टर्स की जो है 25th एंड 26th चैप्टर। यहाँ पे अरिस्टोटल ने बताया है कि एक जो पोएट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके वर्क्स का एक जो क्रिटिसिज्म होता है ना उसको देखना, कि वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो जो पोएट है उसको पता भी होना चाहिए कि आपके वर्क के लिए आप रिप्लाई कैसे कर रहे हैं क्रिटिक्स को। एक जो क्रिटिसिज्म वाला चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्टेन रूल्स बताए हैं इन्होंने कि आप कैसे इमिटेट करेंगे रियल लाइफ एक्शंस को। पहली चीज़ जो इन्होंने बोली, इन्होंने बोला कि एक्चुअलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो और जो चीज़ आप इमेजिन भी कर रहे हो ना वो भी ऐसी लगनी चाहिए कि वो एक्चुअल में हुई है। दूसरी चीज़ है कि जो लैंग्वेज है आपकी वो बहुत ही ट्रू होनी चाहिए, और इस तरीके से दिखाओ उसको कि हाँ वो बिल्कुल ही सच में हुई है घटना। मतलब आपकी लैंग्वेज से पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये
हो सकता है भाई ये हुआ होगा। देखो कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ बात भी बताते हैं, वो गलत भी कह रहे हैं ना, वो इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे उस बात को कि आप एक बार को ना, अगर आपको सच्ची बात भी पता है तो आप उसे भूल जाओगे और उस पर विश्वास कर लोगे। तो उस वाला चीज़ जो बात होती है उसको यहाँ पे वो रेफर कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो वर्ड्स रहेगा, वर्ड का चॉइस और जो नरेटिंग आपकी स्किल्स रहेंगी उनको ऐसा रखो। ये चीज़ फिर तीसरी बात आती है कि जो पोएट है मस्ट ऑलवेज मेक श्योर दैट वट एवर ही कॉपीज ही डज इट इन द करेक्ट मैनर। लेट अस से कि मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, अब यू पीपल हैव फेथ ऑन मी एंड यू पीपल आर फॉलोइंग मी फॉर एग्जाम, और मैं क्या करूँ, टाइटल डाल के ऊपर ऐसा पोएटिक्स डाल दिया लेटेस्ट से, और उसके अंदर कुछ और ही टॉपिक पढ़ा दूँ, क्योंकि ये पोएटिक्स मुझे नहीं आता था और मैंने तुम्हें ये बताया भी नहीं। अब तुम इतना अंधी भक्ति से मुझे देख रहे हो और तुमने भी वो पढ़ लिया, तुम पेपर में जाके वही वाला लिखा है, और फिर तुम्हारे दोस्त डिस्कस कर रहे हैं जो जिन्होंने कहीं और से पढ़ा था कि यार क्या लिख के आए। तो वो वाला जो चीज़ है ना कि भाई इतना भी तुम उस चीज़ को मत करो, जो भी तुम कॉपी कर रहे हो एटलीस्ट उसको करेक्ट मैनर में करो। ये था, मतलब आई गिव वियर्ड एग्जाम्पल समटाइम, मतलब मैं बिल्कुल भावनाओं में बह जाती हूँ। ओके वट एवर, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, कंक्लूजन की बात करते हैं इसके। वर्क के कंक्लूजन में जो अरिस्टोटल है वो एंगेज करते हैं क्वेश्चंस में कि किस फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो वो बेटर है, कि कौन से वाला जो फॉर्म है राइटिंग का वो अच्छे वाला है, एपिक अच्छा है या ट्रेजेडी। उनके टाइम पे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बोला था कि जो ट्रेजेडी रहता है ना वो तो छोटे क्लास ऑफ पीपल के लिए रहता है, और एपिक पोएट्री रहता है कल्टीवेटेड ऑडियंस के लिए। लेकिन अरिस्टोटल का ये जो व्यू था वो बहुत ही अपोजिट था दूसरे क्रिटिक्स से। तो ये था इसका कंक्लूजन। अब हम इसकी थीम्स के बारे में बात करेंगे। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, बट आई अश्योर यू पीपल कि अगर आप इसे देख लेंगे फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट ट्वाइस एंड यू आर डन विद इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स नाउ। इसका पहला थीम है ट्रेजिक हीरो। तो जो ट्रेजिक हीरो है वो कैसा होना चाहिए वो मैंने पहले बताया था कि अच्छा इंसान होना चाहिए, गुड करेक्टर का, और हीरोइक स्किल्स होनी चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए, दूसरे ह्यूमंस से ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ पोजेस करता हो, बहुत ही लाइकेबल हो, और ऑडियंस भी उसको ऐसा देखे कि भाई हाँ ये हीरो है, इस तरीके से। दूसरी चीज़ है ट्रेजेडी और एपिक में क्या फ़र्क है, वो मैंने पूरे ही लेक्चर में ये बताया कि ट्रेजेडी में एक सिंगल प्लॉट होता है, एपिक में क्या होते हैं मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं जो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। और ट्रेजेडी में आपको इवोक करनी होती है फीलिंग दूसरों के अंदर से, ऐसा कि भाई इस आदमी के साथ हुआ है गलत। और जो एपिक पोइट्री होती है उसे हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेजेडी को हम ड्रामा के फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि एपिक पोइट्री बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो उसके हम थोड़े थोड़े तो काटना ही पड़ेगा। अब जैसे ये बुक थी पूरी, अब उसे एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बहुत लंबा बना, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो ऐसे ही रहता है एपिक पोएट्री में, इसलिए हम उसका जो ड्रामा फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। फिर आता है तीसरा थीम जो कि कैथारिसिस। कैथारिसिस का मतलब होता है कि आप कैसा फीलिंग अराइज कर रहे हैं, अरॉज कर रहे हैं, किसके अंदर से, ऑडियंस के अंदर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसके बारे में भी हमने बात करी कि आपको ऐसा ऐसा सा सीन दिखाना है, ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना है, ऐसे प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम एंड लाइटिंग और सारी चीज़ों का यूज़ करना है, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उसके अंदर से इमोशनल भावनाएं जागे और वो उस चीज़ को फील कर पाए। लास्ट है पोएटिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि आपको जो अरिस्टोटल का पोएटिक्स है वो एक तरीके से बहुत ही क्रिटिकल तरीके का वर्क है। तो एक क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं, उसको भी देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं, तो उसको आपको कैसे फेस करना है। दैट शुड नॉट बी अ मियर कॉपी बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क, कि भैया मैंने ये लिखा क्योंकि मैं ये इमिटेट करना चाहता। तो एक प्रॉपर लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है जो चीज़ों का, उसकी भी यहाँ पे इन्होंने बात करी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्क एरिस्टोटल का पोएटिक्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे वीडियो में। फिर भी कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। I read each and every comment and I'll answer you guys. So that's it, and don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy. Bye bye.